सभी हिंदी विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। हम बड़े घर की बेटी पाठ को प्रारंभ कर चुके थे। इस पाठ में तीसरे भाग को हम लोग देख रहे थे। तीसरे भाग में श्रीकंठ सिंह शनिवार के दिन घर आता है। शाम को घर आते ही बाहर ही बैठता है। कुछ लोग आकर उसके साथ बातचीत करते हैं। उनका जो बातचीत रात 10 बजे तक चलती है। 10 बजे होने के बाद पंचायत उठ जाती है, अर्थात जो बाहर के लोग आए थे वे लोग चले जाते हैं। जब वे चले जाने के बाद सबसे पहले लाल बिहारी सिंह, जो श्रीकंठ सिंह का जो भाई था, वह क्या करता है, आनंदी के बारे में शिकायत करता है। इस शिकायत को सुनकर कुछ तिलमिलाहट किसको होता है, श्रीकंठ सिंह को होता है। फिर रात में जो खाना खाने के बाद श्रीकंठ सिंह पत्नी के कमरे में जाता है। और अब आगे देख लीजिए। श्रीकंठ सिंह कहता है, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं, इस तरह आनंदी को बताता है। तब आनंदी जो घटना हुई रहती है, जो झगड़ा हुई रहती है, उस झगड़े के बारे में, कैसे झगड़ा प्रारंभ हुआ, क्या गलती, किसने गलती किया, इन सारे बातों को आनंदी बताती है। देख लीजिए, आनंदी बताती है, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। लाडले भाई यानी कि प्यारे भाई ने मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है। बस इसी पर मेरे मायके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे न रहा गया। मैंने कहा कि वहां इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता, इस तरह मैंने कहा। बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने, अन्यायी न्याय अन्याय दोनों विलोम शब्द है, इस अन्यायी ने, अन्याय करने वाला व्यक्ति अन्यायी, इस अन्यायी ने मुझ पर कड़ाऊ फेंक मारी, इस तरह आनंदी बताते हैं। और आगे बताती है, यदि हाथ से न रोक लूं तो सिर फट जाए, यानी कि सिर फट जाता था, इस तरह बताती है। उसी से पूछो, मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ, इस तरह आनंदी सारी घटना को बताती है। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। इन बातों को सुनकर श्रीकंठ को गुस्सा आ जाता है। आंखें लाल होना, गुस्सा आना, यह एक मुहावरा है। बोले, यहां तक हो गया इस छोकरे का यह साहस, इस तरह गुस्से से श्रीकंठ सिंह अपनी पत्नी के सामने बताता है। आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी। उसी वक्त वह क्या करने लगती है, रोने लगती है। देख लीजिए, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं, स्त्रियों के पलकों पर ही आंसू रहते हैं। इस तरह लेखक उसके स्त्री के जो स्वभाव के बारे में यहाँ पर लिखते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। श्रीकंठ सिंह भी धैर्यवान था और शांत भी था, दोनों था वह। उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था, शायद एक एक बार उसे क्रोध भी आता था। स्त्रियों के आंसू, स्त्रियों के, देख लीजिए कितना सुंदर वाक्य यहां पर लिखते हैं, स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि को भड़काने में तेल का काम देते हैं। देख लीजिए कितना सुंदर वाक्य यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ पर अग्नि को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें तेल डालते हैं। उसी तरह पुरुष के क्रोधाग्नि को भड़काने के लिए उनकी स्त्रियों की जो आंसू तेल जैसे काम करता है। कितना सुंदर वाक्य प्रेमचंद यहाँ पर लिखते हैं, देख लीजिए, यही इसकी विशेषता है। प्रेमचंद जी की विशेषता क्या है, यही है।
ज्यादा से ज्यादा मुहावरों का प्रयोग करते रहते हैं, कुछ विशेष विशेष बातों को बताते हैं। देख लीजिए, रात भर करवटें बदलते रहे, दोनों को रात भर नींद नहीं आता। करवटें बदलना, देखिए जहां पर हाथ या पार्श्व के बल सोने या लेटने की स्थिति। करवट शब्द का अर्थ वे ठीक तरह से एक बार ऐसे सोते थे, एक बार ऐसे सोते थे, रात भर उनको नींद नहीं लगा। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी, उद्विग्नता घबराहट के कारण उनको बिल्कुल नींद भी न लगा। देख लीजिए, प्रातः काल अपने बाप के पास जाकर बोले। देख लीजिए, यहां पर कौन बोलते हैं? श्रीकंठ सिंह बताते हैं अपने बाप के पास जाकर, दादा अब इस घर में मेरा निबाह न होगा, अब इस घर में मेरा निर्वाह जीवन यापन अब नहीं होगा। इस तरह श्रीकंठ सिंह अपने पिताजी के सामने जाकर कहता। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था। यहाँ पर एक बात लेखक लिख रहे हैं, उस गांव में अगर कोई उनका मित्र अपने घर छोड़कर जाने की बात कहता था तो श्रीकंठ सिंह ही उनको क्या करता था? आड़े हाथों लेता था, उसको लकड़ी से मारता था, डांटता था और उसी घर में रहने के लिए समझाता था। लेकिन आज क्या हो रहा है देख लीजिए, परंतु दुर्भाग्य, इनका दुर्भाग्य, किनका दुर्भाग्य? श्रीकंठ सिंह का जो दुर्भाग्य क्या है, आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। देख लीजिए यहां पर वही बातें, कौन सी बातें? घर छोड़कर जाने की बात वह कहने लगे। आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। देख लीजिए यहाँ पर लेखक लिखते हैं, हम लोग दूसरों को अलग अलग उपदेशों को देते रहते हैं, लेकिन उनको खुद करने में जो तकलीफ होती है वे कुछ विशेष बात होती है, कुछ अलग होती है। देख लीजिए, बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? देख लीजिए, अपने बेटे के बातों को सुनकर पिता घबराते हैं और क्यों करके प्रश्न करते हैं। तब श्रीकंठ बताता है, क्या बताता है? देख लीजिए, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। मुझे क्या है? अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ न कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हट का प्रकोप हो रहा है। इस घर में अब अन्याय चल रहा है और हट का प्रकोप हो रहा है। प्रकोप बहुत अधिक, क्रोध का जो भाव इस घर में चल रहा है। देख लीजिए, जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर छेड़ते हैं। जो लोग बड़ों को आदर देना चाहिए लेकिन वे क्या कर रहे हैं? बड़ों के सिर पर चढ़ रहे हैं, बड़ों को डांट रहे हैं, उसके साथ कठोर व्यवहार कर रहे हैं। इस तरह श्रीकंठ सिंह अपने पिताजी के सामने बताते हैं, मैं दूसरे का नौकर टहरा, घर पर रहता नहीं। मैं तो दूसरी जगह पर काम करता हूं, दूसरों के हाथ में काम करता हूं, घर पर तो नहीं रहता। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊं और जूतों की भौचारें होती हैं। जब मैं घर में नहीं रहता उस वक्त मेरी स्त्री के ऊपर क्या हो रही है? जूतों की बौछारें हो रही है, कड़ाऊं फेंकी जा रही है। इस तरह बताता है। कड़ी बात तक चिंता नहीं, कठोर बात तक चिंता नहीं। कोई एक की दो कह ले, एक से दो बात कह ले तो भी मैं सहन कर सकता हूं, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता, कदापि बिल्कुल नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूंसे पड़े और मैं दम न मारूं। देख लीजिए यहाँ पर लात घूंसे पड़ना, इसका अर्थ है लात मारना, लात मैंने कि पांव से लात मारना, घूंसे पड़ना, फिर भी मैं ऐसे ही खाली बैठूं, आराम करते रहूं। इस तरह अपने पिताजी के सामने श्रीकंठ सिंह बता रहा है।
बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके, उसे कुछ उत्तर देना नहीं हुआ। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। देख लीजिए, श्रीकंठ हर वक्त सदैव हर वक्त उसका आदर करते थे, सम्मान करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। देख लीजिए यहाँ पर श्रीकंठ सिंह के जो तेवर देखकर, क्रोध भरी दृष्टि को देखकर बेनी माधव सिंह अवाक रह गया, आश्चर्यचकित हो गया। अवाक रहना, आश्चर्यचकित हो जाना, इस तरह अर्थ होता है इसका। केवल इतना ही बोला, पिता इतना ही बोलता है। क्या बोलता है देख लीजिए, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो, तुम तो बुद्धिमान हो फिर भी ऐसे ऐसे बातें करते हो, इस तरह प्रश्न। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। इस तरह पिता क्या करता है, अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है। तब श्रीकंठ बताता है, मैं जानता हूं, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूं। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इस गांव में कई घर संभल गए हैं। देख लीजिए यहाँ पर बता रहा है, मैं तो मूर्ख नहीं हूँ, आपके आशीर्वाद से मैं मूर्ख नहीं हूँ, बुद्धिमान हूँ। मेरे समझाने से ही इस जो गांव में कई घर क्या हो गए हैं, संभल गए हैं, ठीक हो गए हैं। पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूं, इस घर में उसकी जिम्मेदारी मेरी है, उसकी मान प्रतिष्ठा को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है। उसके प्रति जो पशु की तरह जो व्यवहार हुआ है, उसके साथ जो अन्याय हुआ है, इसको सहन करना मुझे नहीं होता। इस तरह श्रीकंठ सिंह अपने पिता से कह रहा है और आगे कहता है, आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाना। बेटे की बातों को सुनकर पिता को थोड़ा गुस्सा आता है। ऐसी बातें और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ लो, लेकिन अगर वह गलती किया है अथवा गलत करता है तो तुम क्या करो, उनका कान पकड़ो, लेकिन इस तरह घर छोड़कर जाने के बाद मत कहो, इस तरह कहता है। श्रीकंठ कहता है, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। देख लीजिए कितनी कड़वी बात यहाँ पर कह रहा है, गुस्से की बात यहाँ पर कह रहा है। बेनी माधव सिंह कहता है, स्त्री के पीछे, स्त्रियों के जो पीछे, देख लीजिए तुम्हारे पत्नी के पीछे जाकर तुम्हारे भाई को छोड़ते हो, प्रश्न करता है। श्रीकंठ कहता है, जी नहीं, उनकी क्रूरता और अविवेक के कारण मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूं, इस तरह श्रीकंठ बताता है। दोनों कुछ देर चुप रहे। लेखक फिर लिखते हैं, जो कहानी में क्या हो रहा है, उन विचारों को, उन दोनों के बीच में और क्या होता है, उनको लिखते हैं, दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। देख लीजिए यहाँ पर श्रीकंठ सिंह और उनके पिता बेनी माधव सिंह, इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था। लोग इन बातों को सुनते हैं और वे क्या करते हैं, इस झगड़े को सुनने के लिए कुछ बहाना बनाकर इनके घर में आ बैठते हैं। देख लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं, किनके बहाने, हुक्के चिलम के बहाने आकर बैठते हैं। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि
देख लीजिए गांव के जो कुछ स्त्रियां इन बातों को सुने। कौन से बातों को? श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। जो झगड़ा चल रहा था, पत्नी के पीछे पिता से झगड़ा कर रहा है, इन बातों को कुछ स्त्रियों सुने तो उन लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। हर्ष होना यानी कि खुशी होना। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी। दोनों पक्ष, श्रीकंठ सिंह और बेनी माधव सिंह, दोनों पक्षों की जो बातें सुनने के लिए, झगड़े की बातें सुनने के लिए उन स्त्रियों की आत्माएं, स्त्रियों के जो मन तिलमिलाने लगी। तिलमिलाना, बेचैन होना, सुनने के लिए तैयार होना, इस तरह अर्थ होता है। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीति पूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे, क्योंकि ये लोग अच्छे लोग थे। कुछ लोग इनके जो घर पर जलते थे, इनकी जो अच्छी बातों पर जलते थे। जलना, ईर्षा व्यक्त करना, ईर्षा यानी कि ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡುವುದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ। जो वे कहा करते थे, वे लोग बोलते थे, श्रीकंठ अपने बाप से धबता है, इसीलिए वह दब्बू है। इस तरह वे लोग अपने आप आपस में बातचीत करते हैं। दब्बू यानी कि झुककर चलने वाला, झुककर जीने वाला। श्रीकंठ क्या करता है? अपने पिता से झुककर जीता है, इस तरह बातचीत करते थे। उसने विद्या पढ़ी, इसीलिए वह किताबों का कीड़ा है, इस तरह बातचीत करने लगे। बेनी माधव सिंह उनकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते। किनके सलाह के बिना? श्रीकंठ के सलाह के बिना। यह उनकी मूर्खता है। इस तरह लोग क्या करने लगे? श्रीकंठ के बारे में भी बातचीत करने लगे, बेनी माधव सिंह के बारे में भी बातचीत करने लगे। देख लीजिए, समाज ऐसा ही है। समाज क्या करता है? अच्छी बातों को भी टीकाएं करते हैं, बुरी बातों को भी टीकाएं करते रहते हैं। देखिए, लेकिन हम लोगों को इससे होशियार रहना चाहिए। देखिए आगे क्या होता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया। देख लीजिए, यहाँ पर कोई हुक्का पीने के बहाने वहां पर आकर बैठते हैं और कुछ लोग लगान की रसीद, लगान यानी कि भूमि कर, टैक्स के जो रसीद दिखाने के लिए, किसे दिखाने के लिए? बेनी माधव सिंह को दिखाने के लिए आए रहते हैं, क्योंकि बेनी माधव सिंह उस गांव के नंबरदार थे। इसलिए वे लोग इस बहाने आकर वहां पर बैठते हैं और इन दोनों के झगड़े को सुनने लगते हैं। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, वो तो पुराना आदमी था। इन भावों को ताड़ गए, लोगों की जो भावनाओं को पहचान लिए, ताड़ गए, पहचाने। उन्होंने निश्चय किया, बेनी माधव सिंह निश्चय करते हैं, चाहे कुछ ही क्यों न हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। इन द्रोहियों को जो घर में आकर बैठे हैं, उन लोगों को ताली बजाने का अवकाश नहीं दूंगा। इसका अर्थ क्या है? खुशी होने का अवकाश नहीं दूंगा। इस तरह वे अपने ही मन में निश्चय करते हैं। तुरंत वे क्या करते हैं? देख लीजिए, कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूं। बेनी माधव सिंह श्रीकंठ से बताता है, मैं तुमसे अलग नहीं हूं, तुम्हारा जो जी चाहे करो, तुमको जो अच्छा लगता है उसको करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया। देख लीजिए, अब तो लड़के से, कौन से लड़के से? लाल बिहारी से तो अपराध हो चुका है, तुम्हें जो जी चाहे करो। इस तरह पिता क्या करता है? बताता है। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। देख लीजिए, यहाँ पर इलाहाबाद का अनुभव रहित। श्रीकंठ सिंह को पिता का जितना अनुभव हुआ था उतना तो श्रीकंठ सिंह को नहीं था, और अभी वह चिढ़ रहा था, गुस्से में था।
तो पिता के बात को वह समझ नहीं सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। डिबेटिंग क्लब यानी कि जो वाद विवाद स्पर्धा में अपनी बात रखने की जो आदत थी, इन हथकंडों की उसे क्या खबर, हथकंड षड्यंत्र, देख लीजिए यहां पर, उसको कुछ पता नहीं चला। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी, बात को बदलाव किया था, पलटना, वह उसकी समझ में न आया। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। इस तरह गुस्से से श्रीकंठ सिंह बताता है। तब बेनी माधव सिंह, बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। तुम तो बुद्धिमान हो, वह क्या है, मूर्ख है। बुद्धिमान लोग मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है। बेसमझ, ना समझ, समझ, बेसमझ, दोनों विलोम शब्द है, देख लीजिए। उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। इस तरह पिता क्या करता है, अपने बड़े बेटे को समझाने का कोशिश करता है।